15 अगस्त को आप सब ने भी भारत की आजादी का जश्न मनाया होगा, और मनाए भी क्यों ना। इसी दिन हमें अंग्रेजों की गुलामी से आजादी मिली थी। लेकिन एक सवाल जो शायद हर भारतीय, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी के जहन में आता होगा कि आखिर हम अंग्रेजों के गुलाम कैसे बने। कैसे ब्रिटिश एम्पायर ने भारत पर कब्जा किया और कैसे उन्होंने भारत का बंटवारा कर दिया। अब यहाँ आप में से जो लोग सोच रहे हैं कि मैं यहाँ भारत के साथ पाकिस्तान और बांग्लादेश का नाम क्यों ले रहा हूँ, तो उन्हें मैं क्लियर कर दूं कि बंटवारे से पहले यानी 1947 से पहले भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश तीनों एक ही थे। अंग्रेज 1947 में भले ही भारत छोड़कर चले गए, लेकिन जाने से पहले उन्होंने अपनी शासन नीति फूट डालो राज करो की ऐसी चोट दे गए कि पहले पाकिस्तान और फिर 1971 में पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश बन गया। 1947 से पहले ये दोनों देश भारत का ही हिस्सा थे। हाउ डिड द ब्रिटिश इनस्लेव इंडिया? यहाँ सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि अंग्रेजों ने भारत को गुलाम कब बनाया। इसकी कोई भी खास तारीख या साल इतिहास में दर्ज नहीं है, पर इतिहासकारों के मुताबिक साल 1757 में पलासी की लड़ाई के बाद भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ता चला गया, और ये जंजीर लगभग 200 सालों के बाद 1947 में जाकर टूटी। वैसे अगर ध्यान दिया जाए तो भारत की गुलामी की शुरुआत साल 1600 ईस्वी से ही हो गई थी, जिसमें डच, फ्रांस, पुर्तगाल, ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश राज्य सभी ने भारत के अलग अलग हिस्सों पर राज किया और भारत को अलग अलग तरीके से लूटा। लेकिन केवल अगर ब्रिटिश हुकूमत की बात करें तो साल 1857 से 1947 तक उन्होंने संपूर्ण भारत को अपना गुलाम बनाए रखा। यहाँ आपको बता दें कि ब्रिटिश हुकूमत से पहले 1757 से लेकर 1857 तक भारत पर ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल था। लेकिन यह भी सच है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पर भारत में आए अंग्रेजों ने भी भारत को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो दौर साल 1588 का था, जब लंदन के 200 व्यापारियों ने मिलकर एक कंपनी की शुरुआत की, जिसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी रखा गया। कंपनी से जुड़े व्यापारियों ने ब्रिटेन की क्वीन एलिजाबेथ से सबसे पहले हिंद महासागर में व्यापार करने की इजाजत मांगी, और इसके लिए उन्होंने क्वीन से पैसे भी लिए। लेकिन कंपनी जल्द ही दिवालिया घोषित हो गई। दरअसल कंपनी अभी नई थी, व्यापारी भी नए थे, इसलिए जब लंदन के व्यापारी पहली बार समुद्री यात्रा पर निकले तो वे अरब सागर से ही वापस लौट आए। इसके बाद फिर दोबारा से व्यापारियों को पैसे देकर क्वीन ने साल 1596 में पानी के जहाज लंदन में रवाना किया। लेकिन रास्ते में तूफान की चपेट में आ जाने से सब कुछ तबाह हो गया और व्यापारी वापस लौट आए। बार बार ईस्ट इंडिया कंपनी की असफलताओं को देखकर रानी का दिमाग चकरा गया और उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को अब पैसे देने से मना कर दिया। 24 मार्च 1603 को क्वीन एलिजाबेथ की मृत्यु हो गई। उनके बाद जेम्स 6 ब्रिटेन के राजा बने। जेम्स के सहयोग से ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारियों ने व्यापार के उद्देश्य से भारत के लिए अपनी यात्रा की शुरुआत की। इस बार हेक्टर नाम का एक जहाज भारत के लिए रवाना किया गया। जहाज के कैप्टन का नाम हॉकिंस था और वो समय था साल 1608 का। ब्रिटेन से निकला जहाज एक लंबी यात्रा तय करके 24 अगस्त 1608 को सूरत के बंदरगाह पर जाकर रुका। उस समय सूरत भारत का एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र हुआ करता था, और जैसा कि मैंने आपको बताया, अंग्रेज व्यापार करने के उद्देश्य से ही भारत आए थे। ब्रिटेन से निकलते वक्त हॉकिंस को ये जानकारी दी गई थी कि भारत में उसकी मुलाकात बादशाह अकबर से होगी। लेकिन सूरत के बंदरगाह पर उतरने के बाद जब हॉकिंस एक राजदूत के तौर पर आगरा पहुंचा तो वहां सिंहासन पर जहांगीर बैठा हुआ था। जहांगीर के दरबार में पहुंचकर उसने ब्रिटेन के राजा जेम्स 6 का संदेश सुनाया और अपने साथ लाए हुए बहुत से तोहफे दरबार में पेश किए। इन तोहफों में ब्रिटेन के खास चित्रकारों द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स भी शामिल थी। जहांगीर इन तोहफों से बहुत खुश हुआ था। जहांगीर ने भी अतिथि देवो भव की परंपरा का पालन करते हुए हॉकिंस का खास स्वागत किया। साथ ही जहांगीर ने हॉकिंस को ढेर सारे पुरस्कार देकर सम्मानित किया। कहा जाता है कि उस समय जहांगीर की शानो शौकत को देखकर हॉकिंस की आंखें और मुंह दोनों खुले रह गए थे। वहीं दूसरी तरफ जहांगीर को इस बात की जरा भी भनक नहीं थी कि जिस अंग्रेज कौम के नुमाइंदे को
वो सम्मानित कर रहा है। एक दिन उसी कौम के वंशज भारत पर शासन करेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी एक ऐसी कंपनी थी जिसने उस दौर में व्यापार के बहाने दुनिया के लगभग सभी देशों को लूटा था। लेकिन इस बात में भी कोई शक नहीं है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत से जितना पैसा कमाया उतना उसने किसी अन्य देश से नहीं कमाया। खैर, उस समय हॉकिंस ने जहांगीर से सूरत में कारखाना खोलने की अनुमति मांगी, जिसे जहांगीर पुर्तगालियों के दबाव की वजह से अस्वीकार कर देता है। दरअसल जहांगीर के दरबार में पुर्तगालियों की धाक पहले से ही थी। उस समय तक मुगलों से पुर्तगालियों की कोई लड़ाई नहीं हुई थी और पुर्तगालियों की मुगलों से मित्रता भी बनी हुई थी। इसलिए अब हॉकिंस के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि वो पुर्तगालियों को किस तरह से रास्ते से हटाए। इसके लिए उसने बादशाह जहांगीर को पुर्तगालियों के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। हॉकिंस लगभग 2 साल तक मुगल दरबार का हिस्सा बना रहा। उसके बाद शाह से बढ़ती नजदीकी देख दरबारियों ने जहांगीर के कान भरने शुरू कर दिए, जिसके नतीजे में हॉकिंस धीरे धीरे जहांगीर की छत्र छाया से दूर होता चला गया। अंत में जब उसे लगा कि यहाँ उसकी दाल नहीं गलने वाली है, तो वो वापस ब्रिटेन की ओर लौट गया। हालांकि ब्रिटेन पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई। इस यात्रा की असफलता को देखकर ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपने एक खास राजदूत को भेजा, जिसका नाम थॉमस रो था। थॉमस के बारे में एक बात मशहूर थी कि वो कूटनीति के मामले में बहुत तेज था। साल 1615 में थॉमस रो भारत आया। उसने जहांगीर से मुलाकात की और 3 साल की कोशिशों के बाद उसे जहांगीर के साथ एक व्यापारिक समझौता करने में सफलता मिल गई। समझौते के अनुसार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारतीय बंदरगाहों से व्यापार करने की इजाजत मिल गई थी। तय हुआ कि बदले में ब्रिटेन के उत्पाद भारत लाए जाएंगे। लेकिन जहांगीर को इसका होश नहीं था कि ब्रिटेन में ऐसी किसी चीज का उत्पादन होता ही नहीं है जिसका व्यापार भारत में हो सके। उसे तो सिर्फ ब्रिटेन से तोहफे में लाए गए शिकारी कुत्तों, महंगी शराब और पेंटिंग्स का शौक था। पुर्तगाली जहां अपनी सारी ताकत युद्ध और व्यापार पर खर्च कर रहे थे, वहीं ब्रिटेन समझ गया था कि राजनीतिक कौशल का उपयोग करके वो भारत में आसानी से अपना व्यापार बड़ा कर सकता है। इसलिए उसने थॉमस रो जैसे मजे हुए राजदूत को भारत भेजा। जहांगीर से समझौते के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक एक कर भारत के सभी महत्वपूर्ण तटों पर अपने ट्रेडिंग सेंटर स्थापित कर लिए। आगरा, सूरत, अहमदाबाद और बंगाल में कंपनी ने अपनी फैक्ट्रियां खोल दी। कंपनी धीरे धीरे अपना वर्चस्व पूरे भारत में बढ़ाती चली गई और देखते ही देखते वो भारत में सबसे बड़ी इंपीरियल पावर यानी औपनिवेशिक ताकत बन गई। एक रिपोर्ट के मुताबिक अंग्रेजों ने सबसे पहले सूरत से लगभग 900 जहाज भरकर सोना लंदन भेजा था। आप सोच सकते हैं कि किस तरह से अंग्रेजों ने उस समय सोने की चिड़िया कहलाने वाले भारत को लूटना शुरू कर दिया था। ऐसा कहा जाता है कि जितने साल भी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में रही, वो मुनाफे में रही। इस कंपनी ने न सिर्फ देश को लूटा, बल्कि उसने भारत पर भी राज करने का भी अपना सपना पूरा किया। और ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया सिर्फ एक गद्दार की वजह से। इस गद्दार का नाम था मीर जाफर। क्या है मीर जाफर की कहानी? आइए इसे शॉर्ट में समझते हैं। दोस्तों, जहांगीर से व्यापारिक समझौता होने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए व्यापार के रास्ते पूरी तरह से साफ हो गए थे। कंपनी जगह जगह अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करने लगी थी। इसी बीच कंपनी की नजर बंगाल पर गई। ईस्ट इंडिया कंपनी के समय बंगाल एक बहुत बड़ा राज्य था, जिसके राजा सिराजुद्दौला थे। ईस्ट इंडिया कंपनी को पता था कि अगर वे सिराजुद्दौला को किसी तरह अपने रास्ते से हटा देते हैं तो वे आसानी से बंगाल पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर सकते हैं। सिराजुद्दौला को गद्दी से हटाने के लिए कंपनी ने कई तरह के चाल चले, लेकिन हर बार वो नाकामयाब हुई। इसलिए अंत में सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर की मदद ली गई और उसे सत्ता का लालच दिया गया। कंपनी ने 1757 में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में बंगाल पर हमला कर दिया। उस समय रॉबर्ट क्लाइव के पास मात्र 350 सैनिक थे और सिराजुद्दौला के पास 18,000 सैनिक थे। रॉबर्ट क्लाइव अच्छी तरह से जानता था इतनी बड़ी सेना के सामने टिकना नामुमकिन है, लेकिन बावजूद इसके रॉबर्ट क्लाइव की इस युद्ध में जीत हुई और सिराजुद्दौला युद्ध हार गए। दरअसल गद्दार मीर जाफर ने युद्ध के समय ऐन वक्त पर अपनी सेना को युद्ध लड़े बिना ही समर्पण करने को कह दिया था।
और अपने सेनापति की बात मानकर सेना ने भी बीच युद्ध में समर्पण कर दिया, जिससे सिराजुद्दौला युद्ध हार गए। बाद में मीर जाफर और रॉबर्ट क्लाइव ने प्लान बनाकर सिराजुद्दौला को मरवा दिया और इस तरह से मीर जाफर को बंगाल की राजगद्दी मिल गई। ईस्ट इंडिया कंपनी मीर जाफर को कठपुतली बनाकर बंगाल पर शासन करने लगी। आपको यहाँ ये बता दें कि यही युद्ध इतिहास में प्लासी के युद्ध के नाम से मशहूर है, जिसने अंग्रेजों को हम पर शासन करने का मौका दे दिया। हालांकि अभी भी अंग्रेजों के सामने दो बड़ी चुनौतियां थी, दक्षिण में टीपू सुल्तान और विंध्य के दक्षिण में मराठा। टीपू ने फ्रेंच व्यापारियों से दोस्ती कर ली थी, सेना को आधुनिक बना लिया गया था। वहीं दूसरी तरफ मराठा दिल्ली के जरिए देश पर शासन करना चाहते थे। कंपनी ने मैसूर के शासक टीपू और उनके पिता हैदर अली से 4 युद्ध लड़े थे, लेकिन चौथे युद्ध के समय 1799 में टीपू श्रीरंगपट्टनम के जंग में मारा जाता है। वहीं दूसरी तरफ मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल बादशाह मुगल अमीरों की कठपुतली बनकर रह गए, जिससे मराठों को उदय होने का मौका मिला और इस मौके ने ही तीसरे पानीपत युद्ध को जन्म दिया। पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में मराठों को हार का सामना करना पड़ा था, जिस वजह से इस युद्ध के बाद मराठा साम्राज्य टुकड़ों में बंट गया। वैसे इस बीच पंजाब भी अंग्रेजों के लिए एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन जब तक महाराजा रंजीत सिंह रहे तब तक उन्होंने अंग्रेजों की दाल नहीं गलने दी। लेकिन 1839 में उनकी मौत के बाद हालत बदल गए। लड़ाइयां हुई और 10 साल बाद पंजाब की सत्ता पर अंग्रेज काबिज हो गए। फिर आता है 1848 का साल, जब लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया। गवर्नर जनरल बनते ही उसने अंग्रेजी साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार शुरू कर दिया। उसने भारत के सभी प्रदेशों को अंग्रेजी अधिकार के अंतर्गत लाने का प्रयास किया। इसके लिए उसने मुख्यतः 3 नीतियां बनाई: युद्ध की नीति, कुप्रशासन की नीति और व्यापगत का सिद्धांत। लॉर्ड डलहौजी की इन 3 नीतियों में सबसे महत्वपूर्ण नीति व्यापगत का सिद्धांत था, जिसे डलहौजी की राज्य हड़प की नीति या गोद प्रथा निषेध की नीति के नाम से जाना जाता है। इस नीति के मुताबिक जिस शासक का कोई पुरुष उत्तराधिकारी नहीं होता था, उस रियासत को कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी। इस आधार पर सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर और झांसी पर अंग्रेजों ने कब्जा जमा लिया। लॉर्ड डलहौजी की इस नीति ने ही 1857 की क्रांति की बीज बोए। 1857 की क्रांति भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, जबकि अंग्रेजों ने इसे सिपाही दंगे का नाम दिया था। ये क्रांति 10 मई 1857 को मेरठ शहर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय सैनिकों के विद्रोह के रूप में शुरू हुआ, जिसका असर धीरे धीरे दिल्ली, आगरा, कानपुर और लखनऊ में भी हुआ था। वैसे तो ये विद्रोह असफल रहा था, लेकिन बावजूद इसके इस विद्रोह का महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि इससे देशवासी स्वतंत्रता आंदोलन की ओर प्रेरित हुए थे। यही वो क्रांति थी जिसके बाद से देश में ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण खत्म हो गया। ब्रिटिश सरकार ने साल 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का नियंत्रण छीन लिया और भारत में एक गवर्नर जनरल नियुक्त कर सीधे शासन करने लगी। 19वीं सदी के अंत में ब्रिटिश भारत में कई राजनीतिक संगठनों का उदय हुआ, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रहा है, जिसकी स्थापना 1885 में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ ही राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हो गया। राष्ट्रीय आंदोलन कई चरणों और उतार चढ़ाव के अनेकों दौरों से गुजरा और अंत में देश गुलामी की जंजीरों से मुक्त हुआ। 1885 से 1905 तक कांग्रेस का आरंभिक दौर था। इस दौरान कांग्रेस अपने छोटे मोटे मांग प्रस्तुत करती रही। ज्यादातर मांगे वैधानिक सुधारों की हुआ करती थी। इसके नेता उदारवादी विचारों से प्रेरित थे। 1905 तक आते आते कई नेता उदारवादी नीतियों से खिन्न हो गए और उग्रवादी विचारधारा का उदय हुआ। फिर आता है साल 1915 का समय, जब महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट आए थे और कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। 1920 में उन्होंने कांग्रेस का नेतृत्व संभाला और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को भारत की स्वतंत्रता की भी घोषणा कर दी थी, जिसे अंग्रेजों ने मानने से इनकार कर दिया था। इस बीच 8 मार्च 1919 को अंग्रेजों द्वारा भारत में रॉलेट एक्ट को पारित किया गया। रॉलेट एक्ट एक ऐसा कानून था जिसके जरिए ब्रिटिश सरकार को भारतीयों को बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया। सिर्फ इतना ही नहीं, इस कानून के बाद अपराधी को उसके खिलाफ
मुकदमा दर्ज करने वाले का नाम जानने तक का अधिकार भी समाप्त कर दिया गया। इस एक्ट के आने से ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार मिल गया कि वो बलपूर्वक प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार छीनकर किसी भी व्यक्ति को जेल भेज सकती थी। इसी अधिनियम के आने के बाद पंजाब सहित पूरे भारत में इसका विरोध शुरू हो गया। विरोध प्रदर्शन के लिए अमृतसर के जालियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को प्रदर्शनकारियों का एक समूह इकट्ठा हुआ। एक सार्वजनिक बाग था जहां रॉलेट एक्ट के खिलाफ शांति से विरोध किया जा रहा था और इसी विरोध प्रदर्शन में पुरुष, महिलाओं के साथ बच्चे भी मौजूद थे। तभी वहां जनरल डायर आते हैं और अपने सैनिकों को वहां मौजूद निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाने का आदेश दे देते हैं। कहा जाता है कि ये गोलीबारी तब तक जारी रही जब तक कि सैनिकों के गोला बारूद खत्म नहीं हो गए। इस घटना में कितने लोग शहीद हुए ये आज तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन माना जाता है कि करीब 400 से 1000 लोग मारे गए थे और 1200 से अधिक घायल हुए थे। इस घटना को इतिहास में जालियांवाला बाग नरसंहार के नाम से जाना जाता है। ये नरसंहार भारत की आजादी के इतिहास की वो घटना है जिसके बारे में सोचने पर भी रूह कांप जाती है। दोस्तों, इस नरसंहार से पैदा हुए आक्रोश के बाद ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ असहयोग आंदोलन यानी कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ। असहयोग आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। इस आंदोलन को 1 अगस्त 1920 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू किया गया था। एक ऐसा आंदोलन था जिसमें देश के कोने कोने से हर एक तबके के लोग जैसे कारीगर, किसान, छात्र, शहरी गरीब, व्यापारी कूद पड़े थे। साल 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद ये पहला मौका था जब किसी आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार की नींव को हिलाकर रख दिया था। असहयोग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य अंग्रेजी शासन के खिलाफ भारतीय जनता को एकजुट करना था। इस आंदोलन में शामिल होने वाले प्रदर्शनकारियों ने उन सभी वस्तुओं, संस्थाओं और व्यवस्थाओं का बहिष्कार करने का फैसला किया जिसका इस्तेमाल करके अंग्रेज भारत पर शासन कर रहे थे। ये आंदोलन बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रहा था, लेकिन उसी समय 4 फरवरी 1922 को कुछ लोगों की भीड़ ने उत्तर प्रदेश गोरखपुर के चौरी चौरा के पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें 23 पुलिस वालों की मौत हो गई थी। इस घटना के दौरान 3 नागरिकों की भी मौत हो गई थी। इस घटना ने अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी को इतना दुखी कर दिया कि उन्होंने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, जिसका भारतीयों पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसके अलावा 1914 में शुरू हुए प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की भागीदारी ने भी भारत की आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों को पूरी तरह से पलट कर रख दिया था। इस युद्ध में ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों की सहमति के बिना भारत को युद्ध में अपना सहयोगी बताया। साथ ही गांव के लोगों को जबरदस्ती सेना में भर्ती भी किया गया, जिससे देश की जनता ब्रिटिश सरकार के खिलाफ नफरत करने लगी। और फिर आया साल 1940 का समय, जब द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड के शामिल होने से ब्रिटिश साम्राज्य बहुत ही ज्यादा कमजोर पड़ गया। इतिहासकारों के मुताबिक द्वितीय विश्व युद्ध ने भारत का भविष्य तय करने में अहम भूमिका निभाई थी। इसी समय भारत छोड़ो आंदोलन भी शुरू हुआ था। यह आंदोलन देश का सबसे बड़ा आंदोलन था, जिसकी वजह से अंग्रेज भारत छोड़ने पर मजबूर हो गए। 8 अगस्त 1942 को बंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया गया। इस प्रस्ताव में यह घोषित किया गया था कि अब भारत में ब्रिटिश शासन की समाप्ति भारत में स्वतंत्रता तथा लोकतंत्र की स्थापना के लिए बहुत जरूरी हो गई है। इस आंदोलन को ऐसे समय में शुरू किया गया था जब दुनिया काफी बदलावों के दौर से गुजर रही थी। पश्चिम में युद्ध लगातार जारी था और पूर्व में साम्राज्यवाद के खिलाफ आंदोलन तेज हो रहे थे। एक तरफ भारत महात्मा गांधी के नेतृत्व की आशा कर रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस भारत को आजाद करने के लिए फौज तैयार कर रहे थे। आंदोलन से बौखलाए अंग्रेजों ने ज्यादातर कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को देश के अलग अलग भागों में जेल में डाल दिया था। साथ ही कांग्रेस पर भी प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन ब्रिटिश सरकार भारतीयों को जज्बे को कम नहीं कर पाई। देश के प्रत्येक भाग में हड़तालों और प्रदर्शनों का आयोजन किया गया, जिससे सरकार द्वारा पूरे देश में गोलीबारी, लाठीचार्ज और गिरफ्तारियां की गई। ब्रिटिश सरकार से नाराज होकर लोगों ने सरकारी संपत्तियों पर हमले किए, रेलवे पटरियों को उखाड़ दिया और डाक व तार व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर दिया। उनके जगहों पर पुलिस और जनता के बीच संघर्ष भी हुए। सरकार ने आंदोलन से संबंधित समाचारों के प्रकाशित होने पर रोक लगा दी। 1942 के अंत तक लगभग 60,000 लोगों को जेल में डाल दिया गया था।
और कई हजार मारे गए थे। मारे गए लोगों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। लेकिन इस बार गांधी जी भी पीछे हटने को तैयार नहीं थे। भारत के क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी हुकूमत की नाक में दम कर दिया। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, सुरसेन, रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, बटुकेश्वर दत्त, अशफाक उल्लाह खान और उधम सिंह जैसे न जाने कितने क्रांतिकारियों ने देश की स्वतंत्रता के लिए जान की परवाह नहीं की। अंत में अंग्रेजों को हार मानना पड़ा और 15 अगस्त 1947 को देश अंग्रेजी शासन से आजाद हो गया। लेकिन अंग्रेज ने जाते जाते अपनी कूटनीति से देश का विभाजन करके भारत व पाकिस्तान नामक 2 स्वतंत्र देश बना दिए। ब्रिटिश सरकार ने भारत का विभाजन माउंटबेटन योजना के आधार पर किया था। इसके लिए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बनाया गया था। इस अधिनियम में कहा गया था कि 15 अगस्त 1947 को भारत व पाकिस्तान नामक 2 स्वतंत्र देश बना दिए जाएंगे और ब्रिटिश सरकार उन्हें सत्ता सौंप देगी। इसके बाद 14 अगस्त को पाकिस्तान अधिराज्य बना और 15 अगस्त को भारत गणराज्य की स्थापना की गई। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें। इस तरह के और भी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।